दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं इकाई रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थान, सभी कुछ देखने का प्रयास करेंगे जो अभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, जल का मोलर द्रव्यमान होता है तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? आपको ये मैंने क्लास में अच्छे से सिखाया था। अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं तो हमें एक बार और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ ताकि आप इसको छोटे छोटे स्तर पर अच्छे से समझें। जल का मोलर द्रव्यमान आपको दिया गया है। जल का मोलर द्रव्यमान, जल क्या होता है? जल H2O। ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, जल के अणुभार की बात करें तो कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन के अणुभार की बात करें तो कितना होता है? 16। इसलिए आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने आपके पास? 2। और यहाँ पे कितना है? 16। इसलिए 16 और 2 कितना हुआ? 18। तो 18 AMU। इसलिए आपको ये क्या हो जाएगा? 18 AMU। सेकेंड आता है शुद्ध जल की मोलरता। तो हम जानते हैं शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? 55.5 होती है, 55। तो ये हो गई आपकी शुद्ध जल की मोलरता। फिर आता है CO2 का अणुभार। तो CO2 का अणुभार निकालने के लिए क्या करेंगे? CO2 कार्बन के लिए हम लगाते हैं 12, क्योंकि 6 दूनी 12 इसका अणुभार होता है। और ऑक्सीजन के लिए 16 दूनी 32। तो 32 और कितना होता है? 44 AMU। तो ये हो जाएगा आपका 44 AMU। फिर CO2 का मोलर द्रव्यमान की बात करें तो CO2 का हमने निकाल लिया है। CO2 का मोलर द्रव्यमान, यानी कि मोलर द्रव्यमान बोलो अणुभार बोलो एक ही होता है, इसलिए ये भी कितना होगा? 44 होगा। फिर CH4 का मोलर द्रव्यमान। तो CH4 का मोलर द्रव्यमान, यानी कि कार्बन जो होता है वो 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, इसलिए 4 कितना? 16 AMU। एट AMU अगर हम बोल रहे कि आप बोल रहे AMU क्या हो रहा है, तो ये होगा एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट AMU का फुल फॉर्म है। फिर सोडियम सल्फेट में सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत 32.39, सल्फर का द्रव्यमान 22.54% है। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सोडियम सल्फेट में सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत 32.39 और सल्फर का द्रव्यमान ये है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। तो सबसे पहले हम सभी का निकालते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन का निकालेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसी का निकालने, सभी का निकालने का प्रयास करते हैं। तो आप क्या निकालेंगे इसके लिए? एक तत्व का भार, आप ये फॉर्मूला है, एक तत्व का भार इकाई में तो द्रव्यमान में हम नोट करेंगे। ठीक है, एक तत्व का भार द्रव्यमान में बराबर उस तत्व का यौगिक में भार। क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं, इसलिए मैं आप एक बार और इसको अच्छे से क्लियर कर दूँ। ये फॉर्मूला आपका एक तत्व का भार उस तत्व का यौगिक में भार बटे यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार गुणित क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे देखते हैं। तो हमें दिया गया, क्या दिया गया हमें? कि सोडियम का Na2SO4 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तत्व का कितना, तो किसका निकालना है? तो सोडियम सल्फेट का निकालना है। तो Na2SO4 का अणुभार बराबर कितना है? तो 2। और सोडियम का कितना होता है? 23, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन 4 है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ठीक है, तो 46, 23 दूनी 46, प्लस 32 प्लस 16, 16 16 32, 16 48, 16 चौक 64 होता है। और जब इन सबको मिलाएंगे तो 4 6 3 2 6 4, तो 10 और 12 6 10 और कितना आएगा? 3 और 1, तो आपका जाएगा 1। कितना आएगा बताएं आप? कितना आएगा? क्योंकि 6 4 10, 3 13 और 1 14, तो 142। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे 142 ग्राम मोल इनवर्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि उसने क्या बोला है कि सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत इतना दिया है, तो सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत हम पहले निकाल के देखते हैं। तो इसके लिए सूत्र है सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत भार।
तो द्रव्यमान सोडियम का कितना आया 46, तो हमने लिख दिया 46/142 और गुणित क्या लगाएंगे 100, जो हमने सूत्र में भी लगाना है। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 2 की टेबल से 7 बार, 2 की टेबल से 1 बार, फिर 2 की टेबल से 2 बार, 2 की टेबल से 3 बार, ये हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा 2300/71। अब इसमें आप भाग लगा लेना तो आपका आ जाएगा, क्या आएगा 32.39%। आप सेकेंड निकालते हैं सल्फर का, क्योंकि आपको सल्फर दे रखा है। तो सल्फर का भी क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत भार। तो कितना आया, सल्फर का है 32 था, तो 32/142 गुणित 100। इसको भी आप काट देते हैं, किसके टेबल से काटे, 2 से काट लेते हैं, या फिर कोई बड़ी टेबल भी ले सकते हैं आप, ऐसी बड़ी टेबल जिससे दोनों आसानी से कट जाए। तो आपका ये क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आपका 22.54% आएगा। और फिर ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत भार कितना दे रखा है, ऑक्सीजन का है आपका 64, तो 64/142 गुणित कितना आएगा 100, और इस पूरे को सोल्व करेंगे तो 45.07%। और अब ये इसने बोला कि सोडियम सल्फर में सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत 32.39, सल्फर का ये है, तो ऑक्सीजन का कितना आया हमारा 45.07%, तो ये आ जाएगा आपका 45.07%। 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो 1 मोल के लिए हमें तो हम बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 44 ग्राम, क्योंकि अभी हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना होता है 44। एथेन के 3 मोल में कार्बन के कितने मोल होते हैं, तो एथेन के 3 मोल जो होता है उसमें कार्बन के कितने होते हैं 6 मोल होते हैं। एथेन के 3 मोलों में कार्बन के 6 मोल। अब एस टी पी पर 22.4 लीटर CO2 का द्रव्यमान, तो वही 44, क्योंकि CO2 का द्रव्यमान तो पहले कहाँ भी देखो आपका 44 ही होगा। 1.6 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से उत्पन्न CO2 की मात्रा होगी तो वो 4.4, क्योंकि इससे इसका डिवाइडेशन हो जाएगा। सामान्य ताप एवं दाब पर गैस के 1 मोल अणुओं का आयतन होता है तो कितना होता है 22.4 होता है। और विलियन की सान्यता व्यक्त करने की वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है मोललता कहलाती है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ रासायनिक क्रिया होता है। जब प्रेक्षित मान व वास्तविक मान में अंतर बहुत कम होता है तो इसे परिशुद्धता कहते हैं। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। और ये मैंने क्लास में आपको परमाणु की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर करवा रखी है। तो मैंने ये आपको जो इम्पोर्टेंट MCQ दे रही हूँ, आप इसे अच्छे से क्लियर करें और बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपका एक भी प्रश्न न छूटे। अब आता है आपका नेक्स्ट, सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें कुछ भी सेम सेम दिख रहा है। जब यहाँ पे सोडियम जल से क्रिया कर रहा है तो आपका सोडियम जल से क्रिया कर रहा है तो यहाँ का OH आएगा, तो यहाँ पे NaOH और H2 निकल गया। अब H2 निकलने के लिए आपको यहाँ पे भी कुछ, यानी कि ये 2Na है तो ये भी 2 लगा दो, तो ये सोडियम के मोलिक्यूल्स आपके आ जाएंगे साथ में। ओके, तो ये 4 और ये 4। फिर कैल्शियम H2SO4, तो CaH2SO4 की रिएक्शन करने पर हमारा क्या प्राप्त हो रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कहीं और दिख ही नहीं रहा है, मतलब कहाँ एक ही जगह पर है क्या ये, तो आप थोड़ा सा हिंट भी ले सकते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट दिख रहा है और बाकी आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिलेट होकर बन जाएगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ठीक है, CaSO4 H2SO4 और SO2। फिर आएगा KClO3, तो K आपको सिर्फ इसी वाले में दिख रहा है इसलिए ये होगा। फिर Fe+H2O, तो Fe आपको ये भी दिख रहा है इसलिए FeH2O, और C2H2+O2। तो लास्ट क्या बचा आपका, इसलिए CO2+H2O आपकी रिएक्शन हो जाएगी। अब द्रव्यमान, ये सत्य असत्य, द्रव्यमान व भार में अंतर होता है, सत्य है, क्योंकि द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। एवोगैड्रो नियम का उपयोग अणु की परमाणुता या एरोमेटिसिटी ज्ञात करने के लिए में किया जाता है, तो ये सत्य है, क्योंकि मैंने और एरोमेटिसिटी पे मैंने एक टॉपिक तैयार कर दिया है, जो कुछ दिनों पहले मैंने डाल भी दिया था, तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर लें ताकि आप एरोमेटिसिटी क्या आप समझ जाए। जब सभी संख्याएं पूर्णांक हो तो सार्थक अंकों की गणना निम्न नियम प्रयुक्त नहीं होगा, तो यह असत्य है। वह अभिकर्मक जो रस समीकरण गणना के आधार पर कम होता है सीमांतक अभिकर्मक कहलाता है। भारानुसार प्रतिशत और प्रतिशत संगठन दोनों एक ही है, असत्य।
अब अगला क्वेश्चन है आपका, समान ताप एवं दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम कहलाता है। तो किसका है? एवोगैड्रो नियम है। और आपका नंबर क्या है? तो 6.022 इंटू 10⁻²3, ये आपका एवोगैड्रो संख्या है। फिर 4 मोल CH4 का भार कितना होता है? 4 दूनी 16, 4 16 16 चौक 64 होता है। आणविक सूत्र को मूलांक प्रति सूत्र में, तो ये आपको मैंने डेफिनेशन लिखवा रखी है, आप इसको अच्छे से कर ले। स्टोइकियोमेट्री को एक वाक्य में, तो इसको भी आपको करवा रखा है। और वैज्ञानिक संकेतक को किस प्रकार व्यक्त करेंगे? तो वैज्ञानिक संकेतक के लिए मैंने इसमें भी दिया है आपको वैज्ञानिक संकेतक, तो आपको थोड़ा सा सेट करके इसको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था, ये कितना पॉइंट के साथ 1 2 3, तो ये 3 आगे इसका, तो इसलिए 10⁻³ हो जाएगा। और इधर 2 3 4 0 0 0, तो यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5, तो हमने ये 5 से यहाँ पे इसको नहीं लिया, इसलिए क्या आ जाएगा? 2 पॉइंट, तो 10⁵। अब सेकेंड चैप्टर परमाणु संरचना, इसमें भी सोडियम आयन Na+ में सोडियम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है, क्योंकि यहाँ पे Na+ यानी कि एक अधिक है, मतलब इसके पास एक कम है। और समस्थानिकों में संख्या समान होती है प्रोटोनों की। और Cl- आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। 80 Br 35 Br में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, 80 माइनस का 35, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और आपका 7 में से 3 गया तो 4 बचा, तो 45 आ जाएगा आपका। फिर एक तत्व के लिए उपकोष L का मान 2 है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन संख्या होगी, तो L बोला है, उपकोष L का मान 2 है, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे? क्योंकि हम नॉर्मल भाषा में क्या लिखते हैं L के लिए? 2 है, मतलब क्या है? D है, 2 से हमें D तो पता चल रहा है, लेकिन इसके -2 -1 0 +1 और +2, तो ये आपका D का बॉक्स बनाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये आपका हो जाएगा D। ठीक है, तो 10 आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 में से कौन सी दर तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, जबकि वे समान गति से गमन कर रही है? तो अल्फा कणों की तरंग सबसे कम होती है। फिर रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन के लिए M1 का मान -2 -1 0 +1 +2 है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? D कक्षा। अभी जस्ट बात की हमने, इसमें बात ही की हमने कि 2D के लिए हमेशा क्या लिखते हैं। फिर जिस कक्ष के लिए N1 M L0, तो हमें पता है कि अगर N1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं, और आपको L कितना दे रखा है? 0 दे रखा है, और L जो है वो वैल्यू बताता है, इसमें S बता रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? क्योंकि हम भी जानते हैं कि S की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1, D की वैल्यू 2 और F की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। तो आपका इसमें क्या आ जाएगा? 1S से ब्रश करते हैं। आवर्ती के बढ़ते हुए क्रम में निम्न प्रकार के विकिरण होते हैं, रिक्त स्थान में उचित विकिरण का नाम लिखिए। तो FM रेडियो विकिरण, उससे ज़्यादा माइक्रोवेव ओवन के होते हैं, उससे ज़्यादा ऋणात्मक प्रकाश के होते हैं, उससे ज़्यादा परावैंगनिक किरणें होती है, और उस सबसे ज़्यादा होती है कॉस्मिक किरणें। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु में n का मान 4 है, तो कुल इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? 32, क्योंकि n का मान 4 मतलब मान सकते हैं हम कुल इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो रही है? 32 हो रही है। संकरण के पश्चात प्राप्त ऑर्बिटल की आकृति एवं ऊर्जा समान होती है। अब नेक्स्ट है सत्यासत्य। किसी उपकोष के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट न हो जाए। सत्य है। द ब्रोगली का समीकरण सिर्फ गतिशील कण के लिए है। सत्य है। एक उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। असत्य है, क्योंकि 6 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं और 14 भी आ सकते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। सत्य है। कक्ष एवं कक्षक में कोई अंतर नहीं होता। असत्य है, क्योंकि अंतर होता है। कक्ष जो होता है गोलाकार आकृति का होता है, ये विशेष आकृति का होता है या दिशात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स प्लांक। तो मैक्स प्लांक का हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? तो क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत इस प्रकार से याद करेंगे। मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत। रदरफोर्ड का होता है नाभिकीय मॉडल। हुंड का होता है बहुलता का नियम। और द डी ब्रोगली का होता है लैम्डा इक्वल टू h/mc। और लास्ट है पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। ये आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है जो हमेशा बनते हैं, और फैक्चुअल क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देना और अच्छे से इनको करना है। फिर आता है एक शब्द में उत्तर दीजिए। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न द्रव्यमान अंक वाले परमाणु क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहलाते हैं, क्योंकि समान परमाणु क्रमांक। परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति दर्शाने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो कक्षक कहलाती है। हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की द्वितीय श्रृंखला क्या कहलाती है? तो बामर श्रृंखला कहलाती है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? किसी कण की स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ सटीकता से मापना असंभव है। उच्च तरंग दैर्घ्य वाले विकिरण का नाम लिखिए। तो आपका होगा सबसे ज़्यादा रेडियो तरंगे। फिर आता है किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता? तो एस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता, क्योंकि अदिशात्मक होता है। नेक्स्ट है आपका तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। इसमें पहला है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होगी? तो क्षारीय होगी।
BCN और O की इलेक्ट्रॉन बनता क्या होगी? तो सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बनता ऑक्सीजन की होती है, फिर होती है आपकी कार्बन की, फिर बोरोन की, फिर नाइट्रोजन की। तो ऑक्सीजन, कार्बन, बोरोन और नाइट्रोजन। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता? तो संयोजक इलेक्ट्रॉन नहीं बदलता। लिथियम मैग्नीशियम से रासायनिक व्यवहार में समानता प्रदर्शित करता है क्योंकि समान आकार, समान निर्विद्युतता और कम ध्रुवण क्षमता होती है। निम्न में से किन तत्वों के युग्म में उनकी बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ता है? तो परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। किसी तत्व के द्विधनायन का विन्यास 2, 8, 14 हो तो परमाणु क्रमांक होगा। तो 14 और 8 आप मान लो 32, 32 और 2 34। ठीक है, तो अगर यूं बोलो तो 14 और 8 कितना हो रहा है आपका? तो 4, 8 वही 16। किसी तत्व के द्विधनायन का विन्यास 2, 8, 14। द्विधनायन मतलब इसके ऊपर 2+ लगा है तो आपका होगा, ये हो रहा है आपका 14 और 8 कितना हो रहा है? 22, 22 और 4, 24 हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको किसको बता है? धनात्मक का विन्यास बता रहा है, तो ये आपको होगा 24 होगा, 26 नहीं होगा, 24 होगा। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन की। ठीक है, लेकिन विद्युत ऋणात्मक बोले तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है क्लोरीन की। प्रबल ऑक्सीकारक क्या है? तो प्रबल ऑक्सीकारक क्या है? F2। ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या नाइट्रोजन से कम होती है। जब किसी गैसीय परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो निकलने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है Mn तत्व का उदाहरण है तो डी ब्लॉक का तत्व है। बोरोन विकर्णता से संबंधित होता है तो सिलिकॉन से संबंधित होता है। नेक्स्ट आता है न्यूनतम गलनांक वाली धातु तो पारा है और आवर्त तालिका में अधातुएं दाएं ओर स्थित होती है। एक और प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को किसमें मापा जाता है? तो किलो जूल, मोल में या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ईवी का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयनन विभव बढ़ता है। अब आती है सही जोड़ी। परमाणु भार पर आधारित आवर्त सारणी। तो परमाणु भार पर आधारित सारणी किसकी है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। और आपके परमाणु संख्या के आधार पर कौन सी है? तो मोजुले की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। परमाणु संख्या पर आधारित आवर्त सारणी तो अभी आया आपका किसका है? बोर का आवर्त सारणी। फिर विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? तो ये होती है आपकी फ्लोरीन की। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-D, D1-NH2 है। तो क्या है ये? क्या बताया था? संक्रमण तत्व है क्योंकि संक्रमण तत्व को बता रहा है। फिर N3O2F क्या है? तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है क्योंकि इसका 10, इसका 10, इसका भी 10। अब न्यूलैंड ने दिया था तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, इसलिए हम बोलेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। उसके नाम से ही सिद्ध करो कि न्यूलैंड का अष्टक नियम। फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने व 9 ऊर्ध्वाधर खाने थे। क्षैतिज खाने ऊपर से नीचे, ऊर्ध्वाधर खाने दाएं से बाएं। फिर आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने हैं और 18 ऊर्ध्वाधर खाने हैं। और वर्ग 1 को क्या बोलते हैं? तो वर्ग 1 को क्षारीय धातुएं कहते हैं और वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अब ये आपका इस सिलेबस का लास्ट ये है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। इसके लिए अगर बात करें तो निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजक गुण होते हैं? तो सिलिकॉन Cl यानी कि SiCl4 में। एमओ सिद्धांत अनुसार O2- आयन में प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। धातु एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो MO होगा। अगर निम्न में से कौन सा अणु रेखीय है? तो CO2 अणु जो होता है वो रेखीय स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा अणुचुंबकी नहीं है? तो नाइट्रोजन अणुचुंबकी नहीं है क्योंकि इसमें अब निम्न में से किस स्पीशीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? तो O2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो ये पेयरिंग करेगा क्योंकि 2। निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 है? तो SiF4 का। बंध कोण बढ़ने के साथ द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। किस अणु में सभी बंध समान नहीं होते? तो ClF3 में। कौन सा ध्रुवीय अणु है? SF4। सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व आंतरिक बल के मध्य आकर्षण बढ़ने से बढ़ता है। सह संयोजक यौगिकों का गलनांक सामर्थ्य कम होता है। नाइट्रोजन अणु में 2 पाई बंध होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की सह संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है।
NH3 अणु की आकृति है त्रिकोणीय पिरामिड और आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका सही जोड़ी मिलाइए। तो आयनिक बंध क्या है? तो आयनिक बंध जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, आयनों का आदान प्रदान या स्थानांतरण होता है, आना जाना। फिर सहसंयोजक बंध जो होता है इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है और उप सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म का दान होता है। और जो HF होता है वो द्रव है और HCl जो है वो गैस है। फिर एक शब्द है वाक्य में उत्तर। तो परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता। और बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई? तो बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। बंध लंबाई को मापने की इकाई क्या? एंगस्ट्रॉम या फिर पिको, PM भी बोल सकते हैं, पिकोमीटर। अब सत्य सर BeCl2 अणु में sp2 संकरण पाया जाता है। तो ये असत्य है क्योंकि इसमें sp संकरण पाया जाता है। नाइट्रोजन अणु में बंध क्रम का मान 3 होता है, तो सत्य है। और sp3n2 संकरण की ज्यामिति अष्टफल की होती है, तो सही है क्योंकि नाइट्रोजन में 3 1 2 3 नाइट्रोजन के पास ये रहता है। और sp3d2 संकरण की ज्यामिति अष्टफल की होती है, तो ये भी सत्य है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अब इनमें आपको जिस भी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो मुझे टिक करके या क्वेश्चन नंबर चैप्टर वाइज लिख कर कमेंट करें ताकि मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि अभी समय की कमी है। जैसे हमारा पूर्ति होता है उसके हिसाब से हम 1 बाय 1 डालते रहेंगे। तो आप खाली अपने डाउट लिखें ताकि मैं आपके डाउट को सोल्व करने का प्रयत्न कर सकूँ। मेरा चैनल अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।